नितिन जी, देखने में ये आया कि जब टिकट की घोषणा हुई, पहली लिस्ट में आपका नाम था नहीं। और मुझे अभी तक याद है कि हमने स्टूडियो में चर्चा भी कर डाली। और क्या ये नहीं होना चाहिए कि बड़े नेताओं को, जिनका बिल्कुल निर्विवाद है, जिनको तो चुनाव मतलब अगर कांग्रेस की तरफ देखें वो भी नहीं दावेदारी कर सकती, तो उनके नामों की घोषणा, बड़े नेताओं के नामों की घोषणा पहली लिस्ट में हो जाए ताकि इस तरह से अटकलें न लगें? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी पार्टी में एक पद्धति है कि पहले स्टेट के प्रेसिडेंट और सभी प्रमुख टीम पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ चर्चा करती है। तो पहले लिस्ट के समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 3 राज्यों के टीम के साथ ही पार्लियामेंट्री बोर्ड की चर्चा हुई और उन राज्यों में जो प्रमुख नाम थे वो डिक्लेयर हुए। उस समय कुछ लिस्ट उसकी डिक्लेयर हुई। महाराष्ट्र की चर्चा ही नहीं हुई थी। जैसे महाराष्ट्र की चर्चा हुई और उसमें पहले लिस्ट में ही मेरा नाम आया, इसके पीछे कोई कारण नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। अब कारण न होते हुए मीडिया में और कुछ विपक्ष के लोगों ने कारण उसकी चर्चा की, वो अप्रस्तुत भी थी और गैर थी। जैसे बात हुई, ये भी देखा जा रहा था कि अटकल लग रही थी कि इस बार मेनका गांधी को, वरुण गांधी को टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सस्पेंस खुला 5वीं लिस्ट में। ये भी एक देखा गया। उनकी उत्तर प्रदेश की पहली सेकंड लिस्ट जो थी वो उस राज्य में आए हुए नामों के अनुसार वो लिस्ट आती है। ये पहली लिस्ट जो होती है वो स्टेट वाइज होती है। तो साधारणतः जिस स्टेट में जहाँ का हमारे प्रदेश की टीम पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ चर्चा करती है, उसके अनुसार वो स्टेप बाय स्टेप निर्णय होता है। वो बहुत स्वाभाविक और ऐसी पद्धति चलती आई है। इसमें ये बात भी जुड़ी कि उद्धव ठाकरे ने आपको ऑफर कर दिया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ और विचारधारा इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ कन्विक्शन। तो मैं तो अपने ही पार्टी में रहूँगा, दूसरे पार्टी से लड़ने का ऐसा कोई सवाल भी नहीं उठता। बहुत लोगों ने ये भी जोड़ा कि किस तरीके से आपका एक तरीके से होड़ है शायद, या एक कहानी ये भी चली कि मोदी जी हैं और आप हैं तो एक अनबन भी रहती है, क्या तनाव रहता है रिश्तों में, कुछ खटास रहता है रिश्तों में। आप जब पार्टी के प्रेसिडेंट से, तब से लोगों ने चीज़ों को जोड़ा, अलग अलग घटनाओं को, कि इस तरह से कोई बात हुई थी पहले एक व्यक्ति को लेकर। क्या इस तरह की बातों को बल मिलता है इस तरह से? इसमें कोई सच्चाई? कोई बात नहीं, सब बेबुनियाद बातें हैं। मेरी अक्सर प्रधानमंत्री से बहुत बार बातचीत होती रहती है। परसों ही वो हमारे द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के उद्घाटन के लिए आए थे और इस प्रकार की कोई बात होती नहीं और इस प्रकार की किसी प्रकार की चर्चा भी नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जो लोग डायरेक्ट टीका करने के लिए डरते हैं वो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, इतना ही उसमें। पर हमारे बीच में ऐसी कोई है नहीं है। हम सब विचारों के लिए, संगठन के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और यही भाव हमारे सबके बीच में होता है। पर ये जो बंदूक का भार है, कभी कभी आपको अपने कंधे पे महसूस होता है कि ज़रा ज़्यादा भार डाल रहे हैं? कभी मैं अलग जगह पर कुछ बोलता हूँ, एक आदमी कोई तो भी उसके ऊपर मिसयूज करके उसको मिस इंटरप्रेट करता है और फिर मीडिया में लोग उसका आधार लेकर लिखना, बोलना, चर्चा करते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर मेरा स्वभाव है मुझे कुछ बोलना है तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। तो मैंने अभी कभी बोला ही नहीं और मेरे नाम पे वो लगा देते हैं। क्या ये गडकरी जी इसलिए भी होता है क्योंकि जिस तरह से आप हैं, मैं आपको लगातार देखते आ रहा हूँ, आप जो बात होती है बिल्कुल सामने बोल देते हैं। कुछ प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही हैं, वो भी बिल्कुल साफ अपनी बात रख देते हैं। क्या ये इस वजह से भी है? ये जो बिल्कुल वजह नहीं, कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री और मेरे बीच में कोई तनाव नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं। और जब जब ऐसी होती है व्यक्तिगत रूप से उनके और मेरी अनेक बार अनेक विषयों पर चर्चा होती है। ये जो बाहर के लोग हैं, वो बैठे बैठे, खाली लोग बैठे हैं, वो ऐसे तर्कशास्त्र के आधार पर इधर उधर की बातें करते हैं। हम सब लोग मिलकर एक देश के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए और राष्ट्रवाद के विचारों को लेकर राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और यही हमारी सबकी मिलकर कोशिश है। गडकरी जी, बहुत चर्चा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की और आपकी भी इसमें अपनी राय है, एकदम साफ राय है इस बारे में, क्या कहते हैं आप? देखिए, विवेकानंद जी ने भी कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। जीवन में पैसा ये साधन है, साध्य नहीं हो सकता। और ये भी सच्चाई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं पैसा लगता है। आप प्रोग्राम करोगे तो आपको स्पॉन्सर लगता है,
नेचुरली उतना बड़ा खर्चा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कोई सनदशीर कोई वे आउट निकालना चाहिए। इसी भाव में अरुण जी ने उस समय ये इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू लाया था। इसके पीछे राजनीति में स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंसी से ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिले, यही उद्देश्य था, वो अच्छा था। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, तो सुप्रीम कोर्ट जो कहता और जो हमारी पार्टी सभी पार्टी में यूनिटी बनेगी वैसी नीति बनेगी। पर मैटर अब सब जुडिस होने के कारण इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स करना उचित नहीं होगा। पर गडकरी जी देखिए, ये कि 26 कंपनियों ने तब पैसा देना शुरू किया जब उन पर सीबीआई की रेड हुई, जैसे जैसे रेड बढ़ी वो दान बढ़ता चला गया। कहने की बातें होती है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सब बातें अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अभी इस समय बात ऐसी होती है कि जब बातें कोर्ट में होती है तो ऐसी बातों पर ज़्यादा चर्चा करना अपेक्षित नहीं होता। सीबीआई ने रेड की, उससे पहले डीएलएफ ने किसी को पैसा नहीं दिया था। सीबीआई की रेड के बाद 172 करोड़ उन्होंने आपकी पार्टी को दिए, बीजेपी को दिए। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, आपने कॉन्ट्रैक्ट देते रहे उसको, आपका तो खैर पूरा टेंडर होता होगा, बिडिंग होती होगी उसके हिसाब से, पर उसने फिर पार्टी को फंड को पैसा दिया। 669 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने दिया, रिलेटिवली कम दिया, जैसा आप बता रहे हैं कि उनकी टीआरपी कम थी कांग्रेस की। क्या ये सब सवाल नहीं पैदा करती? देखिए, पहली बात तो डोनेशन का और किसी बात का कोई संबंध नहीं है। और मैं अभी आज तक 10 साल में शिपिंग, पोर्ट्स, बाद में रोडवेज, वाटर रिसोर्सेस, एमएसएमई, रूरल मिनिस्ट्री, सब में मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम दे चुका हूँ। और मैं अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं मिलेगा कि कभी किसी को मेरे पास आना पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। अब योगायोग से कोई ना कोई किसी के ऊपर कार्रवाई होगी, इनकम टैक्स की, किसी को कोई और कोई प्रॉब्लम आएगा, उसको इसके साथ जोड़कर कहना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। आपने जो काम किया उसके बारे में तो मैं आगे बात ज़रूर करूंगा, और उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। जिस तरह का बेहतरीन काम आपने किया, यहाँ भी मैं जिस रास्ते से आया हूँ उस पर तो हवाई जहाज़ भी उतर सकते हैं। आगे हम बढ़ें तो ये देखिए कि कुल मिलाकर जो जांच एजेंसियां हैं, क्या लगता है कि उनकी मदद हुई बहुत, जब पॉलिटिकली भी, यानी जब शिवसेना टूटी, जब एनसीपी टूटी, तो वो नेता जो जिन पर सवालिया निशान थे वो एक तरीके से बीजेपी की तरफ आए। ये सब गलत बात है। वस्तुस्थिति के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं है? नहीं। आपको नहीं लगता कि अशोक चौहान नहीं आते अगर उनके खिलाफ जांच नहीं हो रही होती? एकनाथ शिंदे के सहयोगी, मीडिया गलत बातें होती है। अशोक चौहान तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे, ना कभी उन्होंने बोला है। केवल तर्क के आधार पर फैलाना अनुचित है और ऐसी कोई वस्तुस्थिति नहीं है। एक नेता हैं जिनके बारे में बीजेपी के नेता पवार साहब, अजीत पवार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के एक नेता ने शोले का डायलॉग किया कि जेल जाएंगे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और फिर वो आगे अब गलबैयाँ दोनों डाल के घूम रहे हैं। अजीब सी स्थिति है, पर ये भी तो एक सच है, उनको भी तो कोई डर रहा होगा। देखिए, राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ अ गेम ऑफ कंपल्शंस, कॉन्ट्रडिक्शंस, तो ये चलते ही रहता है। अनेक लोग इमरजेंसी के खिलाफ, पहले इमरजेंसी के खिलाफ बोलते थे, इंदिरा जी के खिलाफ साथ में थे और इमरजेंसी की तारीफ कर रहे थे, और बाद में अचानक वो बदल कर भी आ गए। तो ये थोड़ा राजनीति में कभी कभी होता है। उनका मत परिवर्तन हुआ और उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की तस्वीर बदल सकती है, वो पार्टी में आए। गडकरी जी, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जांच एजेंसियों का उन पर जांच का कोई असर नहीं था? कोई असर नहीं था, कोई संबंध नहीं। एक बड़ा सवाल जो है, पॉलिटिकल सवाल है, वो ये है कि देखिए इस समय 2 बड़ी पार्टियां थीं महाराष्ट्र में जो टूट चुकी हैं, और एक असमंजस की स्थिति है कि क्या वो व्यक्ति, बीजेपी का वोटर जिसने लगातार बीजेपी को वोट दिया, आपके साथ आंदोलन में रहा, क्या वो अब बीजेपी के या आपका जो गठबंधन है उसके एनसीपी के उम्मीदवार को वोट देगा जिसका वो लगातार विरोध करता रहा, या वो घर बैठ जाएगा? एक बड़ा सवाल ये कि क्या ये वोट्स ट्रांसफर हो पाएंगे? देखिए, आपको एक बात बताओ, आपको पुराना इतिहास याद होगा। जब बाला साहब ठाकरे थे और सुधाकर और नाइक शायद चीफ मिनिस्टर थे, तब शरद पवार जी के इनिशिएटिव से, छगन भुजबल के नेतृत्व में
शिवसेना टूटी थी। प्रॉब्लम यह है कि पार्टियां अनेक बार टूटती है, बिगड़ती है, और ये लोकतंत्र का तकाजा है। अब इसके अलग अलग कारण उस समय उनके पार्टी के अंतर्गत कारण भी अनेक होते हैं, और मेरा अनुभव ये है कि एक बार जब मेन स्ट्रीम में आते हैं तो लोग उनको स्वीकार भी करते हैं। ये जो विपक्ष कहता है कि वॉशिंग मशीन है, आपके पास कोई भी धब्बा लगा हो आप वहाँ चले जाइए, धब्बा तो धुल गया। तो विपक्ष अपनी बात कहेगा, बेचारा क्या कहेगा, जब उनके लोग छोड़ के जा रहे हैं, हालत खराब है, तो यही कह सकता है। मुझे लगता है कि अगर इन सब में एक व्यक्ति है जो आपके मित्र भी हैं, राज ठाकरे, वही हैं ऐसे जो मेरे ख्याल से किसी दबाव के बगैर अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए शायद आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या ये कहना गलत होगा? अभी चर्चाएं हो रही है, अभी अंतिम तो कुछ बातें सामने नहीं आई है, पर उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है। मुझे लगता है जब सब कुछ होगा तभी इसके ऊपर बोलना उचित होगा। आप चाहेंगे कि वो आएँ बीजेपी के गठबंधन में? देखो, वो मेरे व्यक्तिगत मित्र है, जब विरोध में थे तब भी थे, आज भी है, और कल आए या नहीं आए तो भी रहेंगे। राजनीति अलग है, दोस्ती अलग है। मैंने मेरे 50 साल के राजनीति में जिसका हाथ पकड़ा उसका दोस्ती रही। मैं परिस्थिति के अनुसार और राजनीति के अनुसार मैंने दोस्त अपने बदले नहीं है। दिल्ली चलें अगर गडकरी जी, तो वहाँ बड़ी गर्मी है केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, और आम आदमी पार्टी है उसका कहना है कि अरबिंदो फार्मा के जो एक अधिकारी हैं अरबिंदो फार्मा के, शरद चंद्र रेड्डी, उनकी गिरफ्तारी हुई नवंबर 2022 में। 23 में वो अप्रूवर बन गए, उन्होंने काफ़ी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे दिए आपकी पार्टी को, करीब 60 करोड़ बता रही है आम आदमी पार्टी, और उनके बयान के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? मुझे तो इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, और कानून अपना काम करता है, उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए, इतना मैं कहूँगा। इस गिरफ्तारी पर आपको क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले क्या ये साबित हो जाएगा कि वो बहुत भ्रष्ट हैं, देखो, बेईमान हैं? एजेंसी इंडिपेंडेंटली, इम्पार्शियली और फेयरली काम करती है। उसने क्या काम करना चाहिए, कोई डायरेक्शन सरकार से नहीं मिलते। गडकरी जी, दूसरे वो नेता हैं जिनको आप एक बार मेरे शो में बंडू बोल चुके हैं। राहुल गांधी का कहना है कि आपने तो उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो अपने टिकट के पैसे खर्च कर सकें, टिकट खरीद सकें आने जाने के लिए, कैंडिडेट्स की मदद कर सकें। कह रहे हैं हमारे तो खाते ही सीज कर दिए, रूलिंग पार्टी चाहती नहीं है कि विपक्ष रहे। देखिए, कोई भी निर्णय जो होता है वो नियम के अधीन होता है। जो इनकम टैक्स ने कार्रवाई की वो नियम के अधीन है, अगर गलत है तो वो कोर्ट में जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जो नारा है 400 पार, ये 400 कहाँ से पार होगा, कहाँ से ये आंकड़ा आएगा 400 का? देखिए, 10 साल की हमारी विशेषता ये कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट केवल बात नहीं की, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये काम करके दिखाया। दूसरा, हमारे आयुष्य योजना, उज्ज्वला योजना से लेकर सब योजनाओं तक गरीबों को फ़ायदा मिला है। ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं। इन सब बातों का अनुभव जो कॉमन मैन को मिल रहा है, उसकी जो पॉजिटिविटी हमारे प्रति है, उसके आधार पर हमको, जैसे अभी चुनाव हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम अच्छी तरीके से जीते। उसी के आधार पर आने वाले समय में हम देश में सब जगह जीतेंगे और 400 पार निश्चित रूप से जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। पर इसका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं? क्या आप, जैसा बहुत लोग कह रहे हैं, आप संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं? हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हमने कभी कहा है। संविधान में बदलने का सवाल ही नहीं उठता। ये हमारे बारे में अपप्रचार किया जाता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि 1975 के इमरजेंसी के बाद कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने उस समय करीब 80 बार हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ने का काम किया है। हम ना संविधान को तोड़ेंगे ना बदलेंगे। हमारे बारे में अपप्रचार करने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल किया जाता है कि हम आरक्षण रद्द करेंगे, संविधान को बदल देंगे। जब कोई लोग अपनी बात को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, उसका वो प्रयास है। क्या आप चाहेंगे कि अगली बार भी आपको यही मंत्रालय मिले जो आप 10 साल से संभाल रहे हैं? मेरे चाहने इसके बजाय ये तो मुख्य प्रधानमंत्री तय करेंगे। अगर मंत्री बनाना या कौन सा डिपार्टमेंट देना, ये उनका अधिकार है। उसके ऊपर
जो भी परिस्थिति में जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे। पर बहुत सारी योजनाएं होंगी आपकी जो अभी भी पाइपलाइन में होंगी, अधूरी रह गई होंगी, जिन पर देखो, बातचीत। जीवन में कोई काम पूरा नहीं होता, एक काम से दूसरा काम पैदा होता है। दूसरी बात, होप ऐसी होती है, तुम कितना भी काम करो, लोगों में समाधान नहीं होता।